हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे। एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? आई होप यस, सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। चलिए ग्रेट। तो जितने भी नए स्टूडेंट्स आए हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। और आज का पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज ज़ील। ज़ील का मतलब नया जोश है, नई उमंग है, अब है नई कहानी। हाँ, मतलब फुल ऑफ एनर्जी हो, फुल ऑफ जोश हो, फुल ऑफ एंथुजियाज्म हो। तो ज़ील शब्द का मीनिंग क्या होता है? एंथुजियाज्म या फिर जोश। पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन। बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म है, ईगरनेस है किसी काम के लिए। फरवर है, आर्डर है, फरवेंसी है, मतलब बहुत ज्यादा जोश है, एंथुजियाज्म है। एंटोनिम्स, एपेथी मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इनडिफरेंस कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लिथार्जी आलस्य है, लिस्टलेसनेस मतलब कोई जोश नहीं है, कोई एंथुजियाज्म नहीं है। तो साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च करी, रिमार्केबल मीन्स देखने दिखाने लायक, जील के साथ, देखने दिखाने लायक जोश के साथ उस साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च को किया। अच्छा, अगर बहुत ज्यादा जोश या बहुत ज्यादा एनर्जी हो तो आप क्या हो? फुल ऑफ बीन्स हो। फुल ऑफ बीन्स मीन्स फुल ऑफ एनर्जी हो, बहुत ज्यादा जोश है। रेयरिंग टू गो रेयरिंग टू गो का मतलब क्या है? आप बहुत एक्साइटेड हो स्टार्ट करने के लिए, एक्सट्रीमली एक्साइटेड टू स्टार्ट समथिंग, कि बस कब शुरू होगा, कब शुरू होगा, कब शुरू होगा। यू आर ऑल फायर्ड अप, पूरी तरीके से फायर्ड अप हो, मतलब बहुत एंथुजियास्टिक हो। यू हैव अ फायर इन योर बेली, आपकी बेली में, पेट में आग है, मतलब बहुत पैशनेट हो अपने काम को लेके, बहुत एंथुजियास्टिक हो। लाइव वायर हो, मतलब फुल ऑफ एनर्जी हो। तो इन सब का मतलब क्या है? कि आप फुल ऑफ एनर्जी हो, फुल ऑफ जोश हो, आपके अंदर बहुत ही ज्यादा जोश और एक्साइटमेंट है। चलो, ये तो इडियम्स हो गए। अब मुझे जो लोग एंथुजियास्टिक होते हैं उनके कितने सिनोनिम्स बताओगे? 20 बता दो। अगर कोई इंसान बहुत ही एंथुजियास्टिक है तो जील से वर्ड क्या बना? जेलस है। फर्वेंट है, और फर्वेंट जैसा ही वर्ड होता है फर्विड है। जैसे फर्वेंट था वैसे ही आर्डेंट भी होता है, और आर्डेंट जैसा ही वर्ड होता है एविड है। कीन है, एनिमेटेड है, एफरवेसेंट है, फुल ऑफ एनर्जी है। लाइवली है, लाइवली इज व्हाट? फुल ऑफ जोश है, फुल ऑफ एनर्जी। एब्यूलियंट है, वेरी गुड, एब्यूलियंट है। बहुत खुश भी है, एक्सुबरेंट है। स्पिरिटेड है, कीन है, एक्साइटेड है, डिवोटेड है अपने काम को लेके, डेडिकेटेड है अपने काम को लेके, कमिटेड है अपने काम को लेके। उसमें उसने क्या किया? पूरी तरीके से अपने आप को झोंक दिया उस काम में। इम्पैशनड है, पैशनेट है। इन सारे वर्ड्स का मतलब क्या था? कि वो इंसान क्या है? फुल ऑफ एनर्जी। विवेशियस है, राइट? विवेशियस वर्ड कैसे लग गया? विवेशियस है मतलब फुल ऑफ एनर्जी है। जितने भी वर्ड्स हैं, सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल ऑफ देम आर एडजेक्टिव्स। सारे के सारे वर्ड्स एडजेक्टिव्स हैं, मतलब वो इंसान के अंदर बहुत जोश है अपने काम को लेके। चलो, ये वर्ड्स तो हमने किए किस चीज के? वो इंसान बहुत एनर्जेटिक है। एनर्जेटिक तो वर्ड ही नहीं किया हमने इसमें। हाँ, वो इंसान कैसा है? बहुत एनर्जेटिक है। अब इसकी एक दूसरी कैटेगरी आती है कि वो इंसान बहुत खुश है। मुझे हैप्पी के ना आज कम से कम कोशिश करते हैं, मुझे नहीं पता कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। 40 सिनोनिम्स बता दो, सिनोनिम्स और इडियम्स मिला के। ठीक है, चलो। कोई इंसान बहुत हैप्पी है, ग्लैड है, जॉयफुल है, ग्ली है, चीयरफुल है, प्लीज्ड है, डिलाइटेड है, चर्पी है, फर्की है,
बबली है, चमक आ रही है उसके अंदर से, एक रेडियंट है, एक अलग से उसके अंदर क्या है, चमक। अच्छा, ई वाले वर्ड्स भी बहुत सारे रह गए। यूफोरिक है, इलेटेड है, एक्सटेटिक है, मर्थफुल है, मैरी है, बहुत खुश है, जॉली है, जोवियल है, राइट, जुबिलेंट है, जैसे 3 वर्ड्स, ब्लिसफुल है, मतलब वो इंसान कैसा है, वो इंसान बहुत ही ज्यादा हैप्पी है। बायंट रह गया मैम, राइट, बायंट है, बायंट मीन्स फुल ऑफ एनर्जी, अपबीट है, फुल ऑफ गुड गुड थिंग्स है, बहुत ज्यादा हैप्पी है। और कोई वर्ड याद आ रहा है किसी को हैप्पी का? एक्सल्टेंट रह गया, हाँ एक्सल्टेंट है। एंड इसे फिर एक और वर्ड होता है, एनरैप्चर्ड है, एनरैप्चर्ड इज ऑल्सो व्हाट, बहुत हैप्पी है, रैप्चरस है, बहुत खुश है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 25 वर्ड्स हो गए। अभी तो 15 वर्ड्स और बताने हैं आप लोगों को। कोई इंसान बहुत हैप्पी है, सनी है, गे, गे इज ऑल्सो व्हाट, वेरी हैप्पी, चियरी है, बहुत हैप्पी है, जॉन्टी है, हद से ज्यादा हैप्पी है, बहुत खुश है अपने काम से। चलो अब कुछ इडियम्स लिख लेते हैं ना, लगभग 10 इडियम्स लिख लेंगे, 11 इडियम्स लिख लेंगे तो हो जाएंगे 40। बहुत हैप्पी है तो कोई इंसान, ऑन क्लाउड 9 है, ओवर द मून है, वॉकिंग ऑन एयर है, इन 7th हेवन है, ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। 6 इडियम्स और, ग्रिनिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर है, ग्रिनिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर का मतलब क्या होता है, एक कान से लेकर दूसरे कान तक मुस्कुरा रहा है, टिकल्ड पिंक है, लाइक अ चाइल्ड एट अ कैंडी स्टोर है, बच्चे को अगर किसी कैंडी स्टोर पे ले जाओ तो कितना खुश होता है, मतलब वो इंसान भी बहुत खुश है, लाइक अ डॉग विद 2 टेल्स है, राइट, वेरी गुड। हैप्पी एज लैरी है, हैप्पी एज अ क्लैम है, बर्स्टिंग विद जॉय है, इन सारे इडियम्स का मतलब क्या है कि वो इंसान कैसा है, वो इंसान बहुत ज्यादा खुश है, खुश है, बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहा है, बाहर जाके इंजॉय कर रहा है तो पेंट द टाउन रेड, टाउन को रेड कलर का उसने पेंट कर दिया है, मतलब ही इज वेरी, इन सारे वर्ड्स का, इन सारे इडियम्स का मतलब क्या था, बहुत खुश है। चलिए वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड इज मलाइन करना। मलाइन करने में एक रूट वर्ड है मैला। मैला शब्द का मतलब क्या होता है, खराब। तो अगर आप किसी की इमेज को मलाइन कर रहे हो मतलब आप उसकी इमेज को खराब कर रहे हो। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। अच्छा, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं मलाइन और बिनाइन में। बिनाइन में रूट वर्ड होता है बेनी। बेनी शब्द का मीनिंग क्या होता है, गुड। लेकिन इन दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग होता है। मेलाइन वर्ब होता है जबकि बेनाइन एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है हार्मलेस, जिस चीज का कोई नुकसान नहीं है। तो मेलाइन का मतलब क्या है, आप किसी की इमेज को खराब कर रहे हो, किसी के बारे में खराब खराब बोल रहे हो, डिफेम कर रहे हो, स्लैंडर कर रहे हो, विलीफाई कर रहे हो, लिबल कर रहे हो, कैल्यूमिनेट कर रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, उस इंसान के बारे में खराब खराब। एंटोनिम्स, तारीफ कर रहे हो, ऑनर कर रहे हो, कमेंड कर रहे हो, यूलोजाइज कर रहे हो, एक्सटॉल कर रहे हो, एग्जॉल्ट कर रहे हो, तारीफ कर रहे हो। तो आर्टिकल की बुराई की गई क्यों, क्योंकि आर्टिकल जो है साइंटिस्ट की रेपुटेशन को खराब कर रहा था, इसलिए उस आर्टिकल की क्या की गई, इसलिए उस आर्टिकल की बुराई की।
अगले वर्ड पे आता है डोनी। डोनी कौन होता है? जिसको डोनेशन मिलती है। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। तो अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन जिसको कोई डोनेशन मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? डोनी। रेसिपिएंट होता है बेनिफिशियरी जिसको मिलता है, ग्रांटी जिसको मिलता है, गिफ्टी भी बोलते हैं, जिसको गिफ्ट मिलता है उसको क्या बोलते हैं? गिफ्टी। एंटोनिम्स जो देता है डोनर, बेनिफैक्टर जो डोनेशन देता है, कॉन्ट्रीब्यूटर जो डोनेशन देता है। जो चैरिटेबल ट्रस्ट था वो मेन डोनी था उस इंटरनेशनल ग्रांट का। तो जो इंटरनेशनल ग्रांट जो थी वो किसको मिली? उस ट्रस्ट को मिली। तो डोनी कौन हो गया? जो कि रिसीवर होता है, जिसको डोनेशन मिलती है। अच्छा, रिसीवर की स्पेलिंग बहुत बार एग्जाम में आती है, हमेशा याद रखना EI होता है। तो डोनी एक तरीके से कौन हो गया? रिसीवर हो। नेक्स्ट वर्ड इज इनसरमाउंटेबल। सबसे पहले तो देखो लास्ट में ABLE लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। इनसरमाउंटेबल का मतलब क्या है? जो बहुत ही मुश्किल है, जिसको हराना, सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, ऐसी चीज क्या होती है? इनसरमाउंटेबल। टू डिफिकल्ट टू ओवरकम, आप उसको हरा ही नहीं पा रहे हो। अनबीटेबल है, इम्पॉसिबल है, इनविंसिबल है, इनडोमिटेबल है, अनअसेलेबल है, इम्प्रेग्नेबल है। मतलब इस चीज को हरा पाना क्या है? बहुत ही ज्यादा मुश्किल। एंटोनिम सरमाउंटेबल है, हरा देंगे, अचीवेबल है, पॉसिबल है। तो उन्होंने बहुत ही मुश्किल चैलेंजेस को फेस किया प्रोजेक्ट के दौरान। बहुत ही मुश्किल मुश्किल चैलेंजेस आए जिनको पार कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। अच्छा, कोई बहुत ही मुश्किल काम होता है उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हो? बहुत ही मुश्किल काम है तो हरक्यूलियन टास्क है। और क्या यूज करते हो? मुझे 5 बता दो मुश्किल टास्क के इडियम्स। इट इज अ हरक्यूलियन टास्क, a hard nut to crack, a tall order, an uphill battle, a tough row to hoe. इन तीनों शब्दों का मतलब क्या है? कि वो जो काम है वो कैसा है? बहुत डिफिकल्ट, अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। इतना मुश्किल काम है कि वो हो ही नहीं सकता। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एम्बुश। एम्बुश करने ना, जैसे कोई इंसान ऐसे जा रहा है, कोई इंसान ऐसे पत्थर के पीछे छुपा हुआ है और जैसे ही वो यहाँ आया और इसने गोली चला दी, मीन्स चुपके से अटैक कर दिया। अटैक सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली, चुपके से अटैक कर दिया, एम्बुश कर दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वो वेलेड। अच्छा, 2 बार वेलेड लिख गया है। असेल्ड, इसका मतलब क्या है? चुपके से क्या कर दिया? अटैक कर दिया। एंटोनिम्स प्रोटेक्ट किया, डिफेंड किया, सेफगार्ड किया, प्रोटेक्ट किया। तो जो चुपके से साइबर अटैक हुआ, उसने कंपनी पे अटैक किया जब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्रूशियल मीन्स इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही काम चल रहा, इंपॉर्टेंट काम चल रहा था, तो साइबर अटैक ने चुपके से क्या किया? अटैक कर दिया। एम्बुश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जितने स्टार मार्क करने कर लो, बहुत बार ये वर्ड एग्जाम में आया है, मीन्स चुपके से अटैक कर। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज ट्रूसुलेंट। ट्रूक्यूलेंट। ट्रूक्यूलेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा इंसान जो बहुत लड़ाई करता है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा सा लड़ाकू इंसान को क्या बोलते हैं? ट्रूक्यूलेंट। कितने सिनोनिम्स बताओगे मुझे ट्रूक्यूलेंट के? 40 बता पाओगे? कोशिश कर लो, चलो 40 करने की, लेट्स सी कर पाते नहीं कर पाते। तो जो इंसान बहुत चिड़चिड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? पीविश। पीविश जैसा ही वर्ड होता है पेट्यूलेंट। देन वी हैव कॉलरिक, इरेट, इरास्केबल। चिड़चिड़ा सा होता है पग्नेशियस, कॉम्बैटिव, आर्ग्यूमेंटेटिव, कैंटैंकरस, ग्रम्पी, ग्राउची, टेस्टी, सल्की, सरली, सलन। चिड़चिड़ा सा इंसान। बेलिजरेंट,
बेलिकोस, acrimonious, एंटागोनिस्टिक, हॉस्टाइल। कितने वर्ड्स हो गए? 20 वर्ड्स हो गए, 20 मोर वर्ड्स टू गो। क्वारलसम, क्वेरुलस, अग्रेसिव, बैड टेम्पर्ड, हॉट हेडेड। जो क्या हो, पूरे टाइम क्या करता रहे? लड़ता सा रहे, चिड़चिड़ा सा रहे। अनफ्रेंडली, कोई इशू लड़ाई वाला होता है तो उसको बोलते हैं कंटेंशियस इशू, लड़ाई वाला। कन्फ्रंटेशनल, कन्फ्रंटेशनल कौन हो गया? जो पूरे टाइम क्या करता रहे? जो पूरे टाइम लड़ाई करता रहे। और कोई वर्ड किसी को याद आ रहा हो? ये तो बहुत कम वर्ड्स हुए हैं ना अभी। आई एम लुकिंग एट योर कमेंट। तो आप, मुझे लग रहा है और भी बहुत सारे वर्ड्स बताओगे, नहीं तो फिर हम उस पे आएंगे इडियम्स पे आएंगे। बट उससे पहले और कोई वर्ड याद करो कि कोई इंसान जो बहुत लड़ाई करता हो, हद से ज़्यादा लड़ाई करता हो। एसटी तो हो गया। बहुत टची है, हो गया था क्या? टची नहीं हुआ, राइट। टची, क्रैंकी, क्रॉस, स्नैपिश। जो इंसान क्या करे? हद से ज़्यादा लड़ाई करता रहे। और कोई वर्ड किसी को याद आ रहा हो? क्रैबी, प्रिकली, एनी अदर वर्ड? आई एम लुकिंग एट योर कमेंट्स। फ्रैक्शियस हो गया क्या? फ्रैक्शियस भी रह गया, राइट। फ्रैक्शियस, जो छोटी छोटी बात पे क्या करता रहे? छोटी छोटी बात पे लड़ता रहे, ऐसे इंसान को फ्रैक्शियस भी बोलते हैं। चलो आप कुछ इडियम्स लिख लेते हैं ना। वो इंसान जो छोटी छोटी बातों पे लड़ता रहता है। कितने हो गए? 5, 10, 15, 5 बचे हैं, तो 5 इडियम्स। अगर कोई इंसान किसी को छोटी छोटी बातों पे लड़ रहा है, मतलब उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आने के क्या क्या इडियम्स थे? फ्लाई ऑफ द हैंडल, हिट द सीलिंग भी बोलते हैं और हिट द रूफ भी बोलते हैं ना। हिट द सीलिंग या फिर रूफ। लूज वन स्कूल, ब्लो वन स्टॉप, सी रेड, गेट हॉट अंडर द कॉलर। इन सारे इडियम्स का मतलब क्या हो गया? लूज वंस टेम्पर भी बोलते हैं, राइट। लूज वंस टेम्पर, हैव अ शॉर्ट फ्यूज, मतलब गेट एंग्री। क्या हो गया? उस इंसान को गुस्सा। जितने भी हमने वर्ड्स किए थे इससे पहले, वो सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच किया था, राइट। ऑल ऑफ दोज वर्ड्स वर एडजेक्टिव्स। सारे के सारे वर्ड्स एडजेक्टिव्स थे। मैम इर्कसम रह गया था। वेरी गुड, इर्कसम, राइट। इर्कसम भी कौन होता है? जो इंसान बहुत जल्दी गुस्सा कर देता है। इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट भी रह गया था। इंडिग्नेंट इज ऑल्सो वर्ड जो इंसान एंग्री है। बिकरिंग भी रह गया था। वेरी नाइस। बिकरिंग मीन्स जो बक 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 करता रहे, बिकरिंग। चलो वापस आ जाए। तो जिस इंसान को लड़ना हो, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। तो ऐसा इंसान एग्रेसिव होता है, हॉस्टाइल होता है, बेलिजरेंट। बेलिजरेंट में रूट वर्ड होता है बेली। बेली शब्द का मीनिंग होता है वॉर। तो जो इंसान बहुत लड़ाकू होता है। एंटोनिम्स पीसफुल है, जेंटल है, फ्रेंडली है, बड़ा प्यारा है। फ्रेंडली है मतलब कॉर्डियल है, ग्रेगेरियस है, एफेबल है, मतलब बहुत फ्रेंडली है। तो उसका लड़ाकू वाला एटीट्यूड की वजह से बहुत ही मुश्किल हो गया लड़ाई को सॉल्व करना, क्योंकि उसका जो एटीट्यूड था वो कैसा था? बहुत लड़ने वाला था। अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज पैलिएट। पैलिएट इज सुकून देना। कोई इंसान को खराब चीज़ फील हो रही है,
आप उस प्रॉब्लम को तो नहीं सॉल्व कर रहे बट उसको अच्छा फील करवा रहे हो, तो सुकून दे रहे हो, उसको बोलते हैं पैलिएट करना। पैलिएटिव्स होते हैं, दवाइयाँ होती हैं जो दर्द कम करती हैं। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई बट दर्द नहीं होता, दर्द कम हो जाता है। पैलिएट एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। तो किसी भी चीज़ की सीरियसनेस और अनप्लेजेंटनेस को कम करना, एक्चुअल कॉज नहीं हटाया आपने, सिर्फ दर्द कम किया है। तो एलिविएट किया है, मिटिगेट किया है, एसुएज किया है, अपीज किया है, एले किया है, दर्द को कम किया है। एंटोनिम्स एग्रावेट बढ़ा दिया दर्द, एग्जासर्बेट बढ़ा दिया दर्द, इंटेंसिफाई बढ़ा दिया दर्द, वर्सन कर दिया दर्द बढ़ा दिया। तो सरकार ने कुछ कदम इंट्रोड्यूस किए जिससे कि जो प्रॉब्लम हो रही है, जो लो इनकम फैमिलीज फेस कर रही है, उसमें उनको थोड़ा सा आराम मिले। तो पैलिएट करने के लिए सरकार ने क्या किया, कुछ कदम इंट्रोड्यूस किए। नेक्स्ट वर्ड इज गाला। दिवाली गाला, न्यू ईयर गाला। गाला मीन्स सेलिब्रेशन, इवेंट। एक मेट गाला भी होता है ना, जिसमें सारे एक्टर्स वगैरह बड़े ड्रेसेस पहन पहन के जाते हैं। तो गाला मीन्स कोई इवेंट चल रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच नाउ, अ स्पेशल एंड जॉयफुल पब्लिक सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन, फेस्टिवल, फेस्टिविटी, कार्निवल भी बोलते हैं, पेटे भी बोलते हैं, मीन्स सेलिब्रेशन चल रहा है। एंटोनिम्स दुख है, दुख है, दुख है। तो स्कूल ने एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया अपने एनुअल अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने। तो स्कूल ने क्या किया, एक सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज किया। गाला मीन्स सेलिब्रेशन। नेक्स्ट वर्ड इज एक्विट। एक्विट मीन्स आपने उसे फ्री कर दिया, आपने उसके ऊपर से जो इंजाम थे वो हटा दिए। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। तो आपने क्या किया, ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि वो इंसान गुनहगार नहीं है, उस इंसान को फ्री कर दिया। एक्सोनरेट कर दिया, एब्जॉल्व कर दिया, विंडिकेट कर दिया, एक्सकल्पेट कर दिया, फ्री कर दिया आपने उस इंसान। एंटोनिम्स नहीं, आपने उसको जेल कर दिया, कंडेम कर दिया, इंक्रिमिनेट जेल में डाल दिया, इंडिक्ट कर दिया। तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि जिस पे इंजाम था उसको वो फ्री कर देगी जब उसको सबूत ही नहीं मिला उसके गिल्ट को स्टैब्लिश करने के। तो कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, उसको फ्री करने का, एक्विट करने का। तो एक्विट मीन्स फ्री करना। अच्छा, अगर आप किसी इंसान को फ्री करते हो तो आप क्या करते हो, लेट ऑफ द हुक। लेट ऑफ द हुक का मतलब क्या है कि आपने उस इंसान को क्या कर दिया, फ्री कर दिया। फ्री करने के और वर्ड्स क्या होते हैं, इमेंसिपेट कर दिया, क्या कर दिया, लिबरेट कर दिया, मतलब उस इंसान को फ्रीडम दे दिया। क्या दिया उस इंसान को, लीवे दिया। लीवे शब्द का मतलब क्या होता है, उस इंसान को फ्रीडम दे दिया। नेक्स्ट वर्ड इज रिपाइन। रिपाइन मीन्स आपको किसी चीज को लेकर दुख हो रहा है और आप दुख दिखा भी रहे हो, कंप्लेन भी कर रहे हो, दैट इज व्हाट रिपाइन। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। तो आप अपना सैडनेस, अपना डिससेटिस्फैक्शन दिखा रहे हो, आप दुखी हो रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो, लेमेंट कर रहे हो, ग्रम्बल कर रहे हो, अपना दुख दिखा रहे हो, बिमोन कर रहे हो, अपना दुख जता रहे हो, बीवेल कर रहे हो, अपना दुख जता रहे हो। एंटोनिम्स, रिजॉइस। रिजॉइस का एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, रिवेल करना। रिवेल करना इज एंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, डिलाइटेड हो, खुश हो, एक्सल्ट कर रहे हो। एक्सल्ट इज एंजॉय कर रहे हो, जुबिलेट कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। तो दुखी होने की बजाय उसने डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, और भी ज़्यादा हार्ड मेहनत, वो और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा, और भी ज़्यादा मेहनत करेगा। तो उसने क्या सोचा कि मैं दुखी नहीं होऊंगा, मैं मेहनत करूंगा और ज़्यादा। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? चलिए आ जाते हैं आज की शॉर्ट स्टोरी पे। और उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, 6000 से ज़्यादा बच्चे सेशन देख रहे हैं, तो जितने लोगों ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया, एक बार तुरंत के तुरंत लाइक कर देंगे। एवरीवन विल लाइक द सेशन, सभी लोग तुरंत के तुरंत सेशन लाइक कर देंगे। एम्बुश्ड बाय एनिमीज। एम्बुश्ड मीन्स चुपके से अटैक किया गया एनिमीज के द्वारा। ड्रिवन बाय जील। जील वॉज वॉट, एंथुजियाज्म, जोश। जोश से आप ड्रिवन। चलिए आ जाते हैं स्टोरी पे। तो आज की कहानी है प्रणव जी की। तो प्रणव एक बहुत ही यंग सोशल वर्कर थे जिनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी जील था, मतलब अलग ही लेवल का उनके अंदर जोश था, जिसको से वो इंस्पायर होते थे
और उन्होंने एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाई डिसएडवांटेज बच्चों के लिए। लेकिन उनकी जो पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी, तो इससे क्या हो रहे थे, जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे वो उनसे चिढ़ रहे थे और वो उनके बारे में खराब खराब फैलाने लगे, मेलाइन करने लगे, मतलब उनको लिबल, उनके बारे में खराब खराब फैलाने लग गए, उनकी रेप्यूटेशन को डैमेज करने लग गए, झूठी झूठी अफवाहें फैलाने लग गए। किसको लेके? जो जो डोनेशंस उनको मिल रही थी उसको लेके। एक इवनिंग जब वो एक फंड रेजिंग गाला मीन्स एक इवेंट से वापस आ रहे थे, तो प्रणव के ऊपर एम्बुश मीन्स चुपके से अटैक किया। किसने अटैक किया? अ ग्रुप ऑफ ट्रुसुलेंट, ट्रुसुलेंट मीन्स बहुत ही लड़ाकू लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया और उनको थ्रेटन किया, उनको धमकियां दी और बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स चोरी कर लिए, और इस उम्मीद में कि जो उनके ऊपर इल्जाम लगे हैं वो अब सच साबित हो जाएंगे। सिचुएशन जो है इनसरमाउंटेबल लग रही थी, मतलब बहुत ही ऐसी लग रही थी कि कोई जीत ही नहीं पाएगा, कोई बाहर ही नहीं आ पाएगा इस सिचुएशन से। फिर भी प्रणव ने रिफ्यूज किया कि वो दुखी नहीं होंगे, वो कंप्लेन नहीं करेंगे, दुखी नहीं होंगे अपनी खराब किस्मत को लेके, या फिर वो उन बच्चों को छोड़ेंगे नहीं जो बच्चे उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। उसकी जगह उन्होंने मेहनत करी, बिना थके मेहनत करी, झूठा जो सबूत खो गया था उसको वापस ढूंढने की, और उन्होंने कंटिन्यू किया मदद करना। हर डोनी में जिसको डोनेशन मिल रही थी, जिसको एजुकेशनल हेल्प मिली थी उनकी ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि जो उनके कंफर्टिंग वर्ड्स थे वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों की एंजाइटी को थोड़े टाइम के लिए पैलिएट कर पा रहे थे, बच्चों को अच्छा फील कर पा रहे थे। उनका जो करेज था उन बच्चों को उम्मीद दे रहा था। महीनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद अथॉरिटीज को डॉक्यूमेंट्स मिल गए, वो जो षड्यंत्र था वो सबके सामने आया और प्रणव को फ्री कर दिया गया हर इल्जाम से। सेम कम्युनिटी के सामने खड़े होके वो कम्युनिटी जो उनको डाउट कर रही थी, प्रणव ने रियलाइज किया कि जो दुश्मन होते हैं वो एक मिशन को रोक सकते हैं, लेकिन वो एक इंसान को नहीं हरा सकते। जिस इंसान के अंदर डिटर्मिनेशन होती है कि ठान लेता है जो इंसान मुझे कुछ करना ही करना है, और जो सच्चाई के साथ आगे बढ़ता है। तो प्रणव सच्चाई के साथ आगे बढ़े और उन्होंने इस बात को प्रूव कर दिया कि सच्चाई और डिटर्मिनेशन हर मुश्किल को ओवरकम कर सकती है। कभी भी झूठे इंजाम या टेम्पररी फेलियर्स जो आ रहे हैं आपकी लाइफ में, कभी भी उनको अलाउ मत करो कि वो आपके जोश को कम करे। बहुत बार होता है, बहुत सारे बच्चे ना बहुत जोश के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी तैयारी, लेकिन जब उनको एक फेलियर मिलता है या 2 फेलियर मिलते हैं तो उनका जो जोश है वो कमज़ोर हो जाता है, फीका पड़ जाता है। फिर वो उस जोश के साथ मेहनत नहीं करते। कभी भी मत अलाउ करना, ये जो फेलियर्स होते हैं ये टेम्पररी होते हैं। अगर आप डिटरमिन्ड हो कि मुझे करना ही करना है, हर हालत में करना है, तो आप डेफिनेटली कर लोगे। यस, ये सारे के सारे वर्ड्स आप पीडीएफ से पढ़ लोगे, टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पीडीएफ शेयर हो जाएगा। आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे। पहला है फ्यूड। फ्यूड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बार एग्जाम में आया है। फ्यूड मीन्स जो बहुत लंबे टाइम से लड़ाई चल रही है। पहले मूवीज ऐसी आती थी कि 2 फैमिलीज में बहुत लंबे टाइम से लड़ाई चल रही है और उनके बच्चे आपस में प्यार कर बैठे हैं। फ्यूड, लंबे टाइम से लड़ाई। एंटोमोलॉजिस्ट जो इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं उनको क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजिस्ट। एपिक्योर जिसको बड़ा मजा आता है फूड में, ड्रिंक्स में, जिसको बहुत नॉलेज भी होती है, एपिक्योर। एक्सोनरेशन, किसी को आपने फ्री कर दिया है ब्लेम से। एक्सोनरेट वर्ड पढ़ा था, उसी का नाउन फॉर्म क्या हो गया? एक्सोनरेशन। मतलब क्या किया है, उसके ऊपर कोई इल्जाम लगा हुआ था, अब वो उस इल्जाम से फ्री हो गया। फ्रेजल वर्ब, हियर अबाउट तो नाम से ही समझ में आ रहा है, किसी के बारे में आपने कोई इन्फॉर्मेशन सुनी है, हियर अबाउट। टू रिसीव इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ अबाउट समथिंग और समवन, मैंने सुना तुम्हारे न्यू जॉब के बारे में, मतलब मुझे इन्फॉर्मेशन मिली। हियर फ्रॉम, किसी से कोई मैसेज मिलना, मेरे भाई से मुझे अभी तक कोई मैसेज नहीं मिला है, आई हैवंट हर्ड फ्रॉम माई ब्रदर। हियर ऑफ, मतलब आपको पता है वो चीज़ है। हैव यू हर्ड ऑफ दिस फेमस ऑथर, क्या तुमने इस फेमस ऑथर के बारे में सुना है, मतलब क्या तुम्हें पता है इस ऑथर के बारे में। हीट अप, मतलब एक तो होता है गरम कर दो, हीट अप द फूड, गरम कर दो खाने को। एक हीट अप का मतलब होता है कोई लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, द मैटर हैज हीटेड अप, मैटर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा लड़ाई बढ़ गई है। तो हीट अप के दोनों मतलब होते हैं, किसी चीज को गर्म कर दो या फिर कोई चीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इडियम्स पे आ जाते हैं। नॉट अ हाउस ऑफ द फ्यूचर, मतलब बहुत पुराना है, ओल्ड फैशन है, आउट ऑफ डेट है, ऑब्सोलीट है। कॉल द शॉट्स, मतलब आपके पास सारा का सारा कंट्रोल है, आप
हो जो रूल द रूस्ट करते हो। रूल द रूस्ट, कॉल द शॉट्स मीन्स यू आर द वन हु टेक्स द डिसीजन। ऑन द डोर स्टेप मतलब कोई चीज़ बस आपने पा ही ली है, आप उस चीज़ को बस बहुत नज़दीक हो उसको पाने के। हैव अ हाउस फुल ऑफ गेस्ट, नाम से समझ में आ रहा है बहुत सारे विजिटर्स हैं आपके यहाँ। ऑफ द बीटन ट्रैक मतलब आप एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं, आप एक आइसोलेटेड और लेस कॉमन प्लेस पे हो। तो आप जिस जगह जा रहे हो इट इज़ ऑफ द बीटन ट्रैक, मतलब बहुत कम लोग हैं जो वहाँ पे जाते हैं, बहुत आइसोलेटेड सी, बहुत अकेले से हो आप जिस जगह पर। ये स्टोरी सभी लोग टेलीग्राम चैनल से पढ़ेंगे। मज़ा आया आज के वोकैबुलरी में? येस और नो माय चैंपियंस, डिड यू एंजॉय द वोकैबुलरी पार्ट? चलिए आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे। अच्छा एक चीज़ आप लोगों को बतानी थी, परफेक्शन की क्लास आज भी है आपकी और परफेक्शन की क्लास कल भी होगी। तो परफेक्शन की क्लास आज भी है, आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, मिक्स्ड काइंड ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं बहुत सारे, और कल की क्लास में हम एरर डिटेक्शन या ग्रामर करेंगे परफेक्शन में। जितने लोगों ने परफेक्शन को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो मेक श्योर कर लेंगे आज के आज ज्वाइन कर ले, मैं डिटेल्स एकदम लास्ट में दे दूंगी जिससे कि आप परफेक्शन में ज्वाइन करो और अपनी इंग्लिश को बहुत इंप्रूव कर लो। यूरोप के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूल्स हैं वो इंडिया के लिए एक अवसर बन सकता है। बड़ा प्यारा आर्टिकल लग रहा है, चलो देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन। पढ़ लिया सभी ने? चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिकेट किया है मीन शो किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या शो किया है? दैट इट इज कंसिडरिंग, वो कंसिडर कर रही है स्टैंड अलोन AI लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है? लॉ। और स्टैंड अलोन शब्द का मतलब क्या होता है कि मतलब ऐसा लॉ जो किसी और चीज के बिना भी ऑपरेट कर सकता है, उस चीज को बोलते हैं हम स्टैंड अलोन। फॉर एग्जाम्पल स्टैंड अलोन मशीन्स भी होती हैं जिनको किसी और की जरूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कंसिडर कर रही है कि वो AI का ही लॉ बनाए, मतलब किसी और चीज पे वो डिपेंडेंट ना हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही लॉ बनाए। फिर भी इंडियन कंपनीज जो हैं उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है। कहाँ से प्रेशर आ रहा है? फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। तो EU से इंडियन कंपनीज पे प्रेशर आ रहा है जिनका AI एक्ट, तो EU का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्ट एंटर इनटू फोर्स का मतलब क्या इम्प्लीमेंट हो गया। कब इम्प्लीमेंट हुआ वो? अगस्त 2024 में, और वो एप्लीकेबल हो गया था अगस्त 2 2026 में वो एप्लीकेबल हो गया। इट फॉलोज अब इसमें है क्या, EU का जो लॉ है वो क्या है? एक रिस्क बेस्ड फ्रेमवर्क है। तो रिस्क के हिसाब से एक सिस्टम बनाया गया है, प्रोहिबिट किया जा रहा है। प्रोहिबिट मीन्स रोका जा रहा है। किसको रोका जा रहा है? कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम्स को रोका जा रहा है। इम्पोजिंग, बहुत ज्यादा, इम्पोज का मीनिंग होता है थोपना। क्या थोपा जा रहा है? स्ट्रिक्ट ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस का मीनिंग क्या होता है? कंपल्शंस, कि आपको ये चीज करनी पड़ेगी। तो कुछ कंपलसरी चीजें लगाई जा रही हैं उन सिस्टम पे जो बहुत ज्यादा रिस्क के हैं, एंड लाइटर रिक्वायरमेंट्स, और कम ऑब्लिगेशंस लगाए जा रहे हैं उन पे जिनकी रिस्क कम है।
तो रिस्क के हिसाब से सिस्टम बनाया गया है। जिस पे रिस्क बहुत ज्यादा है उन पे रूल्स रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जिन पे रिस्क कम है उन पे रूल्स रेगुलेशंस कम है। और इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए जो कंसर्न है वो एक्सटेंड कर रहा है, मतलब वो आगे बढ़ रहा है। सिर्फ कंप्लायंस की बात नहीं, और भी चिंता वाली बात है। कंप्लायंस मीन्स फॉलो, तो रूल्स फॉलो होने की बात नहीं है, और भी बातें हैं। एक्ट अज्यूम करता है, एक्ट क्या मानता है कि जो सॉफ्टवेयर है वो डेवलप है, अप्रूव्ड है और उसको बेचा जा रहा है एक फिनिश प्रोडक्ट की तरह। इंडिया की जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है वो अलग तरीके से ऑपरेट करती है। हमारी जो आईटी सर्विसेज की फर्म्स हैं जो सॉफ्टवेयर वगैरह बनाती हैं और जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं वो अपने सिस्टम को एडजस्ट करते हैं। किसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं? क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो हमारे यहाँ जो कंपनीज हैं वो अपने सिस्टम को किसके हिसाब से एडजस्ट करती हैं, किसके हिसाब से बनाती है? जो क्लाइंट चाहता है उनके हिसाब से। इसकी वजह से अनसर्टेनिटी आ जाती है कि एआई सिस्टम्स में कब चेंजेस किए गए अप्रूवल के बाद। तो होता क्या है, क्लाइंट के हिसाब से हमारे जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो सॉफ्टवेयर बनाती हैं और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती हैं। मान लो सॉफ्टवेयर कंपनी ने अप्रूवल ले लिया, उसके बाद क्लाइंट की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, तो क्या होगा? अनसर्टेनिटी आ जाएगी। हाई रिस्क एआई सिस्टम्स जो होते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम जो बहुत रिस्की हैं, जिनको बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव डिसीजंस के लिए यूज किया जा रहा है। सेंसिटिव का मतलब कि इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। जो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, वल्नरेबल का मतलब क्या होता है? इजी टू अटैक। जैसे कि हायरिंग के लिए आप किसी एआई सिस्टम को यूज कर रहे हो, एजुकेशन के लिए किसी एआई को यूज कर रहे हो, तो मस्ट अंडरगो मीन्स उनको गो थ्रू करना पड़ेगा। किसको इनको गो थ्रू करना पड़ेगा? कॉन्फॉर्मिटी असेसमेंट। असेसमेंट का मीनिंग क्या होता है? इवैल्यूएशन। कॉन्फॉर्मिटी का मतलब क्या होता है कि वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो जितने भी सिस्टम्स हैं जो हायरिंग या एजुकेशन के लिए बनाए जाएंगे या फिर किसी बहुत ही सेंसिटिव डिसीजन के लिए बनाए जाएंगे, उनको पहले ये देखना पड़ेगा कि जो रूल्स बनाए गए हैं एआई के लिए वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं आर्टिकल 43 के अंदर। तो आर्टिकल 43 के अंदर जितने भी रूल्स बनाए गए हैं उनको वो रूल्स फॉलो करना पड़ेगा और इस बात की जांच होगी। उनको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। डेमोन्स्ट्रेट मीन्स शो करना पड़ेगा। उनको क्या शो करना पड़ेगा? कंप्लायंस, कि वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं, ये उनको शो करना पड़ेगा टेस्टिंग के साथ, डॉक्यूमेंटेशन के साथ एंड ह्यूमन ओवरसाइट। और इंसान लोग भी चेक करेंगे, मतलब जो ऑफिसर्स हैं वो भी चेक करेंगे कि आप रूल्स फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ह्यूमन ओवरसाइट मीन्स ह्यूमन भी नजर रखेंगे। तो ओवरऑल पैराग्राफ क्या कह रहा है कि सरकार ने रूल्स बना दिए हैं, जो बहुत ज्यादा हाई रिस्क सिस्टम्स हैं उनको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे सारे के सारे। उनका इवैल्यूएशन होगा कि रूल्स फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। बट इंडिया में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जितनी भी कंपनीज हैं वो सॉफ्टवेयर बनाती हैं क्लाइंट के हिसाब से, और क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज होती रहती है। तो अगर अप्रूवल के बाद उन्होंने रूल्स फॉलो कर लिए, सब कुछ हो गया, उसके बाद क्लाइंट की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, अनसर्टेनिटी हो सकती है। पैसेज समझ आया सभी को? चलिए अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। हाँ जी, अगला पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं? ज्यादातर प्रोवाइडर्स जो है, ज्यादातर सिस्टम्स जो है वो खुद ही इवैल्यूएशन कर सकते हैं, खुद ही जांच कर सकते हैं।
वाइल सर्टेन बायोमेट्रिक सिस्टम्स, लेकिन कुछ बायोमेट्रिक सिस्टम्स, बायोमेट्रिक सिस्टम्स का मतलब क्या होता है, वो सिस्टम्स जो आपकी कह सकते हैं बॉडी की डिटेल्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आपका आई का स्कैन हो या आपका थंब का प्रिंट हो, तो कुछ ऐसे सिस्टम्स उनको इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी की जरूरत होगी, उनको कोई और पार्टी आके स्क्रूटनाइज करे, इवेलुएट करे। बट इफ अ सिस्टम इज, लेकिन अगर एक सिस्टम को आपने सब्सटैंशियली मीन्स अच्छा खासा, सिग्निफिकेंटली अच्छा खासा, तो अगर आपने किसी सिस्टम को बहुत ज्यादा मॉडिफाई किया है, चेंज किया है, तो लेकिन अगर कोई सिस्टम है जो बहुत ज्यादा चेंज हुआ है इन अ वे, एक ऐसे तरीके से वो चेंज हुआ है जो कि एंटिसिपेट ही नहीं हुआ था, जो कि प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाए आप, कर सकते थे आप ड्यूरिंग द ओरिजिनल असेसमेंट, तो जब उसका इवैल्यूएशन हो रहा था, जब उसकी जांच हो रही थी, तब वो सिस्टम जो था, और बाद में आपने जो उस सिस्टम का बना दिया, मतलब आपने उस सिस्टम को इतना ज्यादा चेंज कर दिया जिससे कि कंप्लायंस इफेक्ट हो गया। कंप्लायंस मींस रूल्स रेगुलेशंस का जो फॉलो होना है वो इफेक्ट हो गया, या फिर उसका जो मकसद है, इंटेंडेड पर्पस में जिस पर्पस के लिए बनाया गया, जिस मकसद के लिए बनाया गया है, वही अगर चेंज हो गया तो इवैल्यूएशन दोबारा होगा, असेसमेंट जो है वो दोबारा होगा। तो अगर आपने कोई सिस्टम बनाया, आपने उसको इवैल्यूएट कर लिया, चलो ठीक है, लेकिन फिर आपने उस सिस्टम में इतना बड़ा चेंज कर दिया, उसका मकसद ही चेंज कर दिया, तो इवैल्यूएशन जो जांच है वो दोबारा होनी चाहिए। यूरोपियन यूनियन का जून 2026 का डिसीजन आया, उसने कंप्लायंस डेडलाइंस, तो जो डेडलाइन है, जो लास्ट डेट्स हैं रूल्स फॉलो करने की, स्टैंड अलोन हाई रिस्क एआई सिस्टम्स, तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम्स हैं जो कि बहुत हाई रिस्क वाले हैं, उसकी डेडलाइन क्या कर दी है, दिसंबर 2027 की कर दी है। मतलब दिसंबर 2027 तक आपको सारे के सारे रूल्स फॉलो करने होंगे। और जो एआई एम्बेडेड है, मतलब एक तो हो गया पूरा का पूरा एआई का सिस्टम, फिर एक दूसरा होता है कि प्रोडक्ट दूसरा, बस उसके अंदर एआई यूज हो रहा है, किसी प्रोडक्ट के अंदर अगर एआई यूज हो रहा है, उसकी जो डेडलाइन है वो अगस्त 2028 की कर दी है। सिस्टम्स ऑन द मार्केट, जो सिस्टम्स ऑलरेडी मार्केट में चल रहे हैं, मतलब जो अभी बनने वाले फेज में नहीं है, जो ऑलरेडी क्या हो रहे हैं, जो ऑलरेडी मार्केट में चल रहे हैं, लोगों के पास पहुंच गए हैं बिफोर दीज डेट्स, तो इन डेट से पहले जो सिस्टम मार्केट्स में आ जाएंगे उनको क्या मिलेगा ग्रैंडफादरिंग प्रोटेक्शन मिलेगा। ग्रैंडफादरिंग प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है कि अभी उनके ऊपर पुराने वाले रूल्स ही लगेंगे, तो उनको ग्रैंडफादरिंग प्रोटेक्शन मिलेगा, मतलब पुराने वाले रूल्स ही उनके पे मिलेंगे अनटिल सब्सटैंशियली मॉडिफाइड। अगर आपने उनको बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया है, अगर आप उनको बहुत ज्यादा चेंज करोगे तो उनके ऊपर नए रूल्स लग जाएंगे, नहीं तो पुराने प्रोडक्ट्स पे पुराने वाले रूल्स ही लगेंगे। दिस डिस्टिंक्शन, अब ये जो डिस्टिंक्शन किया है, ये जो डिफरेंस किया है इन्होंने, इससे क्या होगा, फेवर होगा स्टैंडर्डाइज्ड एआई प्रोडक्ट्स को। तो वो प्रोडक्ट्स जो स्टैंडर्डाइज्ड हैं, जो वैसे ही चलते आ रहे हैं, पहले से ही वैसे चलते आ रहे हैं, उनको फेवर मिलेगा विथ प्रिडिक्टेबल अपग्रेड रोड मैप्स, जिनके रोड मैप्स हैं कि अब उनको अब इसको अपग्रेड करेंगे। रोड मैप्स मींस पूरा पूरा प्लान है। ओवर bespoke सर्विसेज दैट कॉन्टिन्यूअली रिस्पॉन्ड टू क्लाइंट नीड्स। तो ऑथर ने कितनी अच्छी बात बोली यहाँ पे। bespoke का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा जब भी आप कहीं शॉपिंग वॉपिंग जाते हो, किसी ना किसी दुकान का नाम ना bespoke होता ही होता है। bespoke वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जो हमने आपके लिए स्पेशली बनाया है। तो एक तो होता है कि स्टैंडर्ड मॉडल है, ये मॉडल वैसा ही बनेगा। तो स्टैंडर्ड मॉडल जो होता है उसमें चेंजेस नहीं आते हैं, तो उनको बस एक बार इवैल्यूएशन करवाना होगा, काम चल जाएगा। लेकिन जो सर्विसेज bespoke सर्विसेज होंगी, मतलब जो कस्टमाइज्ड सर्विसेज होंगी, जहां पे क्लाइंट अपने हिसाब से चीजों को बनवाएगा, जहां पे क्लाइंट अपने हिसाब से चेंजेस करवाएगा, जो लगातार क्लाइंट के हिसाब से बनेंगी, उनको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उनको बार बार अपने आप को इवैल्यूएट करवाना पड़ेगा। तो bespoke का मीनिंग क्या हुआ, कस्टमाइज्ड। येट दिस रेगुलेटरी चैलेंज, लेकिन फिर भी ये जो चैलेंज है वो एक इंडिया के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बन सकता है, इंडिया के लिए बहुत बड़ा अवसर बन सकता है। कंफर्मिटी असेसमेंट, जो इवैल्यूएशन होगा कि रूल्स रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इनके लिए गवर्नेंस चाहिए, सरकार को आना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगा, टेस्टिंग चाहिए होगी और टेक्निकल अश्योरेंस चाहिए होगा कि चीजें ठीक है। ज्यादातर प्रोवाइडर्स ये जो है असेसमेंट्स अपने अंदर ही कर सकते हैं, अपनी कंपनी के अंदर ही करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए डिमांड बढ़ेगी, स्किल्ड लीगल और टेक्निकल प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ जाएगी। असेसमेंट कौन करेगा,
वही लोग करेंगे ना जो लीगल और टेक्निकल प्रोफेशनल्स होंगे, जिनको लॉ के बारे में भी पता होगा और टेक्निकल नॉलेज भी होगी। तो अब क्योंकि हर कंपनी को असेसमेंट करवाना पड़ेगा, इंटरनली भी करवाना पड़ेगा, इंडिपेंडेंटली भी करवाना पड़ेगा, तो इस तरह के जो प्रोफेशनल्स होंगे जो ये असेसमेंट करेंगे, ये जो इवेल्युएशन करेंगे, उनकी डिमांड बढ़ेगी, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा इस फील्ड में बहुत ज्यादा। समझ आ रहा है पैसेज सभी को? मेंस लेवल पैसेज है और इस तरह के पैसेज आपके एग्जाम में बहुत बार आते हैं, तो आज के पैसेज से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ फॉर ऑल द बेस्ट। अगला पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं? इंडियन प्रोफेशनल फर्म्स, तो इंडियन प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म्स हैं, जो कंपनीज हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है डेटा प्रोटेक्शन का, रूल्स रेगुलेशंस का और टेक्निकल अश्योरेंस का। तो ये डेटा भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, रूल्स को भी चेक कर सकते हैं और टेक्निकल अश्योरेंस भी दे सकते हैं। तो ये जो है पूरी पूरी एआई कंप्लायंस इंडस्ट्री बना सकते हैं। ये एक पूरी पूरी इंडस्ट्री बना सकते हैं जो चेक करेगी कि रूल्स रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एक बहुत ही बड़ा अवसर है जो हमारे आगे है। दी एक्ट अलाउ करता है कि कॉन्फर्मिटी असेसमेंट बॉडीज, मतलब कि रूल्स रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये जो बॉडीज है ये थर्ड कंट्रीज में भी हो सकती हैं। मतलब आप किसी तीसरी कंट्री से भी ये सर्विस ले सकते हो जो इस तरह के फंक्शंस करेंगी जहां पे अग्रीमेंट्स होते हैं और रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है। तो इस तरह के फंक्शंस कोई तीसरी कंट्री भी कर सकती है जो इवैल्यूएशन करेगी, जो पूरा का पूरा असेसमेंट करेगी कि आप जो है एआई के रूल्स फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इंडिया यूरोपियन यूनियन का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है जो कि जनवरी में कंक्लूड हुआ था, ये हमें रेगुलेटरी कोऑपरेशन मैकेनिज्म्स देता है, मतलब सब मिलजुल के काम किया जा सकता है। इंडिया जो है अरेंजमेंट्स भी मांग सकता है जिससे इंडियन कंफर्मिटी असेसमेंट बॉडीज जो है वो पार्टिसिपेट कर सके ईयू के रेगुलेटरी इकोसिस्टम में। बहुत है ना कितनी अच्छी बात बोली। इंडिया के लिए इतना बड़ा अवसर है कि देखो यूरोपियन यूनियन में लॉ आ चुका है, सारी की सारी एआई कंपनीज को वहां पे ये चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, तो इंडिया असेसमेंट कर सकता है उनका। तो इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया अपने यहाँ कुछ असेसमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस बना सकता है जो कि पार्टिसिपेट करें वहां के सिस्टम में। तो यूरोप की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रूल बुक बढ़ती जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कंप्लायंस बर्डन नहीं है इंडिया के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए एक बोझ नहीं है कि इंडिया को भी फॉलो करना पड़ेगा, नहीं, इंडिया के लिए पूरी पूरी इंडस्ट्री ओपन हो रही है जहां पे इंडिया के जो लीगल और टेक्निकल नॉलेज वाले लोग हैं वो एक पूरी पूरी इंडस्ट्री बना सकते हैं और वो ये सर्विसेज दे सकते हैं यूरोपियन यूनियन की कंपनीज को कि हम आपका इवैल्यूएशन कर सकते हैं। विद द राइट ट्रीटी नेगोशिएशंस, अच्छे खासे डिस्कशंस हो और हमारे यहाँ प्रोफेशनल कैपेसिटी अगर बढ़ जाए, हमारे यहाँ प्रोफेशनल्स बन जाए ऐसे जो इवैल्यूएशन कर सके, तो इंडिया जो है इस यूरोपियन कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स को, कि यूरोपियन कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स ईयू की कंपनीज को जो अब रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने, जो असेसमेंट करना है, वो इंडिया एक एक्सपोर्टेबल सर्विस इंडस्ट्री बना सकता है। पैसेज समझ में आया ऑथर ने क्या बोला? ऑथर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ एक पूरी इंडस्ट्री बन सकती है प्रोफेशनल्स की, जिनका काम क्या होगा, जिनका काम होगा यूरोपियन यूनियन की इंडस्ट्रीज को इवैल्यूएट करना। तो चॉइस क्या है कि या तो हम फॉरेन रेगुलेशन कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर लें, कि मतलब हम भी उन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करें और हमें भी महंगा पड़े, या फिर हम उसको एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर लें, सर्विसेज में कन्वर्ट कर लें और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बना लें अपने। तो ऑथर ने इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ एक ही बात बोली कि हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करने की।
अब हम क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं कि हम सर्विस देंगे तुम्हें, तुम सारी इंडस्ट्रीज को वहाँ के रूल्स के हिसाब से फॉलो करना है, तो हम वो चेक करेंगे, हम असेसमेंट करेंगे कि तुम्हारे रूल्स कितने फॉलो हो रहे हैं। तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री इंडिया में डेवलप हो सकती है और ये सारी की सारी सर्विसेज हम यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। समझ आया पैसेज सभी को? चलिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे आ जाते हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन। चलिए लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चंस नाउ। पैसेज के हिसाब से कौन सी बात है जो कंफ्यूजन है? डिलेमा का मीनिंग क्या होता है? कंफ्यूजन। तो कौन सी बात है जो कंफ्यूजन की है इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए इस एक्ट में? कंफ्यूजन क्या था? कंफ्यूजन यही था कि बहुत ज़्यादा कस्टमाइज्ड अगर चीज़ें होंगी तो प्रॉब्लम होगी, तो इंडियन फर्म्स को मुश्किल होगा इस एक्ट को सेटिस्फाई करना, क्योंकि जो एआई सिस्टम्स हैं वो बार बार कस्टमाइज होते हैं और क्लाइंट्स के हिसाब से बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से एक बार असेसमेंट करने से काम नहीं चलेगा अगर बार बार सिस्टम चेंज होगा। तो इंडियन कंपनीज को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, यूरोपियन मार्केट से बाहर कर दिया जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था। इंडियन आईटी फर्म्स को अनसर्टेनिटी फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि जो फ्रेमवर्क है वो स्टेबल प्रोडक्ट्स के हिसाब से है, जबकि जो सर्विस ओरिएंटेड मॉडल्स होते हैं उनमें बार बार मॉडिफिकेशंस होते हैं, बार बार चेंजेस होते हैं। बिल्कुल सही बात है। आंसर इज सी, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। कौन सा है जो चिंताएं को लेके है, जो इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनीज पे ये एक्ट लगेगा? तो क्या क्या चिंताएं हैं कंपनीज की? एक जो फ्रेमवर्क है जो फिनिश्ड या स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट के चारों ओर होता है, इससे क्या होगा? प्रॉब्लम होगी जब आप इसको सर्विस मॉडल में लगाओगे। सर्विस मॉडल को बार बार कस्टमाइज करना पड़ता है। सही बात है, स्टेबल प्रोडक्ट पे तो चल जाएगा, लेकिन सर्विस मॉडल में तो बार बार कस्टमाइजेशन होता है, तो प्रॉब्लम आएगी। बार बार मॉडिफिकेशन होगा तो इससे अनसर्टेनिटी आ जाएगी। सही बात है।
बार बार मॉडिफिकेशन होगा तो इससे प्रॉब्लम आ जाएगी कि जो पुराना वाला असेसमेंट था वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ईयू का जो फ्रेमवर्क है वो कंपैटिबल ही नहीं है, मैच ही नहीं करता इंडिया के टेक्नोलॉजी सेक्टर के साथ। ईयू के जो रूल्स है वो इंडिया के साथ मैच ही नहीं करते। ऐसा तो ऑथर ने कोई नहीं बोला कि इंडियन कंपनीज के पास कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। वायबल मीन्स प्रैक्टिकल, अवेन्यू मीन्स अपॉर्चुनिटी, इनके पास कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो आंसर इज बी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? जो बहुत ज्यादा रिस्क वाली एआई एप्लीकेशंस है इनको ये इवैल्यूएशन करवाना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी है रीअसेसमेंट की, दोबारा भी करवाना पड़ेगा जब वो चेंजेस करेंगे। सही बात है, अगर चेंजेस करेंगे तो उनको दोबारा भी करवाना पड़ेगा। यूरोपियन यूनियन ने पोस्टपोन कर दिया है हर ऑब्लिगेशन को 2028 तक, नहीं 2028 तक नहीं किया है, 2027 में भी डेडलाइन दी है। सारे सिस्टम को प्रोटेक्शन दे दिया है, बिल्कुल गलत है। इंडिया के पास एक रास्ता है कि हम यूरोपियन यूनियन के इन्वायरमेंट में इकोसिस्टम में जान सकते हैं कि हम उनको क्या दें, कंफर्मिटी असेसमेंट फंक्शंस दें, हम उनको सर्विसेज दें जहाँ पे हम इवैल्यूएशन करें उनकी कंपनीज का। क्या चीज होनी चाहिए, अरेंजमेंट सारे के सारे अगर हो जाए तो। बिल्कुल सही बात है, इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी आई है कि हम एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री बना सकते हैं ऐसी। तो आंसर इज सी, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। कौन कौन से कंक्लूजन्स हैं जो हम पैसेज से निकाल सकते हैं? जो रेगुलेटरी ट्रांजिशन है, जो बदलाव आया है, ये एक डिफरेंस क्रिएट कर देगा प्रिडिक्टेबल प्रोडक्ट्स में और कस्टमाइज्ड वालों में। सही बात है, तो जो स्टैंडर्डाइज्ड है और जो कस्टमाइज्ड है इनके बीच में एक डिफरेंस आएगा। इंडिया की जो प्रोफेशनल सर्विसेज का एनवायरनमेंट है ये इवॉल्व हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ इस कंप्लायंस का खर्चा एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ये इससे पैसा भी कमा सकता है। सही बात है, हम इससे पैसा कमा सकते हैं, हम एक पूरी पूरी इंडस्ट्री बना सकते हैं जो सर्विसेज एक्सपोर्ट करेगी यूरोपियन यूनियन की कंपनीज को। तो जो इफेक्टिवनेस है इंडिया की इस अपॉर्चुनिटी का वो डिपेंड करेगा कुछ हद तक कि सरकार किस तरीके से अरेंजमेंट्स करती है यूरोपियन रेगुलेटर से, सिर्फ कैपेबिलिटी पे ही डिपेंड नहीं करेगा। सही बात है, सिर्फ कैपेबिलिटी पे डिपेंडेंट नहीं होगा, ये सरकार के ऊपर भी डिपेंडेंट होगा। तो हमारे प्रोफेशनल्स को अपनी कैपेबिलिटीज तो बनानी ही बनानी पड़ेंगी, साथ के साथ सरकार को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, तो आंसर इज डी, ऑल 1, 2 एंड 3 सारे के सारे आपके क्या है, सारे के सारे आपके सही है। टोन बतानी है, फोरबोर्डिंग टोन का मतलब होता है कि कुछ खराब होने वाला है, समथिंग बैड इज अबाउट टू हैपन। तो क्या कुछ खराब होने वाला है? ऑथर ने कुछ ऐसा बोला है? नहीं। पोलेमिकल का मतलब होता है ऑथर हद से ज्यादा बटाव की बातें कर रहे हैं, बांट रहे हैं लोगों को, हद से ज्यादा बुराइयां कर रहे हैं, बहुत खराब खराब बोल रहे हैं। नहीं। प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है, आगे चांसेस क्या है ग्रोथ के, अपॉर्चुनिटीज क्या है आगे। हाँ, तो ऑथर ने आगे की अपॉर्चुनिटीज बताई हैं, आगे चांसेस बताए हैं कि कहाँ कहाँ हम ग्रो कर सकते हैं। तो आंसर इज सी, ओनली थर्ड, सिर्फ और सिर्फ आपका थर्ड आंसर। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में सभी के? चलो आ जाते हैं एरर डिटेक्शन पे। ऑल द बेस्ट एवरीवन। Let's discuss them. She bought 2 dozen eggs. Number, unit,
और नाउन, जब भी नंबर यूनिट नाउन या नंबर यूनिट एडजेक्टिव दे रखा होता है यूनिट सिंगुलर आती है। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर को प्लीज रेफर कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो। 2 डजन एग्स, द कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स, अपोस्ट्रॉफी ऐसे हमेशा लास्ट में लगाते हैं, बिल्कुल सही है। तो इनके जो ऑर्डर्स थे वो सोल्जर्स ने पूरे किए बिना कोई डिले के, कोई एरर नहीं था, ई नो एरर। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ 300 नंबर, पेज यूनिट हो गया यहाँ पे, बुक नाउन हो गया, तो नंबर यूनिट नाउन, यूनिट सिंगुलर आएगी, पेज आएगा, पेजेस बुक नहीं आएगा। ऑल दी एविडेंसेस, अब एविडेंस अनकाउंटेबल नाउन होता है, अगर आपको गिनना है तो उसको पीसेस ऑफ एविडेंस कर दो, ऑल दी पीसेस ऑफ एविडेंस। क्यों? एविडेंस को गिन नहीं सकते, एविडेंस का मतलब होता है सबूत, और सबूत को गिन नहीं सकते, तो ऑल द पीसेस ऑफ एविडेंस करना पड़ेगा। ए पार्ट में एरर हो गया। इट इज़ नॉट माई बिजनेस टू गिव एडवाइस, भी अनकाउंटेबल होता है, गिन नहीं सकते, तो गिव अ पीस ऑफ एडवाइस कर दो इसको भी, कि मैं किसी को कोई भी एडवाइस दूँ जो सुनने के लिए तैयार ही नहीं। तो इसमें बी पार्ट में एरर। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के? चले आ जाते हैं स्किमिंग के आर्टिकल पे, बट उससे पहले फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, 7,500 बच्चे लगभग सेशन देख रहे हैं, एक बार थम्स अप दे देंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, जितने लोगों को मजा आ रहा है सेशन में, एंजॉय कर रहे हैं सभी जितने लोग। अब प्रिडिक्टेबल राइस, प्रिडिक्टेबल मीन्स जिसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, इन्फ्लेशन महंगाई की बात हो रही है। चलिए परफेक्शन बैच के बारे में मैं एकदम लास्ट में बताऊंगी क्या होता है। चलिए स्किमिंग करके मेन आइडिया बताएंगे और मुझे आंसर्स बताएंगे। ऑल द बेस्ट एवरीवन।
लेट्स डिस्कस इट। एक जो राइज हुआ है महंगाई में वो कंफर्म ही था। फोरग्राउंड कंक्लूजन का मीनिंग क्या होता है? जो फिक्स होती है। लेकिन जो हल्का सा बढ़ोतरी हुई है इसमें ये अभी हाईएस्ट है। ये दूसरा महीना है कि महंगाई जो है बढ़ी है, 4% के टारगेट से ज़्यादा है। अभी तक तो कंफर्टेबल, हालांकि अभी कंफर्टेबल रेंज में, फिर भी 4% के टारगेट से तो ऊपर है। फूड की वजह से, फ्यूल की वजह से, ट्रांसपोर्ट की वजह से हुई है। ये सब चीज़ें की वजह से महंगाई हुई है। हालांकि जो कोर इन्फ्लेशन है वो 3% से कम है। ये जो गांव में जो महंगाई हुई है खाने की वजह से, जो इतनी बढ़ गई, शहरों में जो खाने की जो महंगाई है वो थोड़ी सी कम हुई है। ये जो अनियन गार्लिक वगैरह है, इन सब में महंगाई कम हुई है। ट्रांसपोर्ट में थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है इम्पैक्ट। ट्रांसपोर्ट में जो महंगाई है वो बढ़ गई है। एलपीजी का प्राइस कम कर दिया गया, उसके बावजूद भी ये जो सेक्टर्स हैं इन पे जो महंगाई है वो इतनी हो गई, तो रेस्टोरेंट्स जो हैं अभी भी अपना रेवेन्यू नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, कमर्शियल एलपीजी को भी थोड़ा सा कम किया गया, सस्ता किया गया, लेकिन इसे तुरंत के तुरंत मेन्यू के प्राइसेस कम नहीं हुए। मॉनसून भी एक चिंता वाली बात है, मॉनसून अभी इतना ज़्यादा नहीं आया है। प्रेशियस मेटल्स में जो महंगाई है वो थोड़ी ठीक हुई है, लेकिन अभी भी ज़्यादा है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस थोड़े से स्टेबल रहे हैं, लेकिन ये बढ़ना शुरू हो गए। यूक्रेन की वजह से जो प्रॉब्लम्स आई हैं, इसकी वजह से हो सकता है कि रशियन क्रूड थोड़ा महंगा हो जाए। रशिया हमें बहुत सारा क्रूड ऑयल देता है, तो इसकी वजह से इंडिया में एनर्जी कॉस्ट बढ़ जाएगी। रुपी भी थोड़ा सा गिर गया है, जिसकी वजह से इम्पोर्ट की महंगाई बढ़ गई है। इकोनॉमी की जो स्पीड है थोड़ी सी कमज़ोर होने वाली है। एक्सपेंशन कम हुआ है। ये बताता है कि अभी क्या चल रहा है पीएमआई, लेकिन फिर भी इसको पे ध्यान रखना पड़ेगा। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इन्होंने रेपो रेट को चेंज नहीं किया है, तो अब देखते हैं क्या होता है। चलो, हमने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया पूरा पैसेज। जो शहरों और गांव में डाइवर्जेंस क्या है, तो शहरों में महंगाई कम हो रही है थोड़ी बहुत, गांव में बढ़ रही है। तो रूरल फूड इन्फ्लेशन कम नहीं हुआ है, हाँ रूरल फूड इन्फ्लेशन बढ़ गया है और शहरों में कम हो गया है। आंसर इज बी, दोनों में इंक्रीज नहीं हुआ है, अर्बन में ज़्यादा नहीं है। ट्रांसपोर्ट रिलेटेड इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट है? ये इनसिग्निफिकेंट तो नहीं है, ये डिक्लाइन नहीं हुआ है, हाँ ये इंक्रीज हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन में इन्फ्लेशन बढ़ा है, इसमें लोअर इन्फ्लेशन रेट नहीं है, तो आंसर इज सी। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के स्किमिंग वाले आर्टिकल में। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आते हैं। रिकंडाइट मीन्स बहुत ही कंफ्यूजिंग सा है, कहाँ गया, ये रहा 5। ऑस्पेस मीन्स आप प्रोटेक्शन में हो। ट्रेंचेंट बहुत ही शार्प, दिल को चुभने वाली बात। डिस्पैरेट डिफरेंट। प्रेजेंट आपने उस चीज को कैंसिल कर दिया है। 5, 3, 1, 4 एंड 2 स्कोर्स एवरीवन। चलिए अगले पर आ जाते हैं। थ्रू डस्ट एंड समवन साइज, किसी को धोखा दे रहे हो। टर्न अ डेफ ईयर, किसी को इग्नोर कर रहे हो। वॉक ऑन एयर, बहुत हैप्पी हो। वियर एंड टेयर, डैमेज हो गया है। अ चिप ऑन वन शोल्डर, नाराजगी लेके चल रहे हो। C, B, A, E एंड D स्कोर्स एवरीवन इन प्रीवियस ईयर इडियम्स। 10 शब्द है, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट्स में लिखेंगे। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर बच्चा अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो जो बच्चे अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे, और उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई भी जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखेंगे। जो जो बच्चे लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को, ममता चौधरी हैं जिनके घर बुक भिजवाई जा रही है, बेटा एक मेल कर देना, एक स्क्रीनशॉट भेज देना, टीम आपके घर आपकी बुक भिजवा देगी। आज हम परफेक्शन बैच की क्लास में फिलर्स करने वाले हैं, तो वी विल बी डूइंग फिलर्स। कल भी हमने फिलर्स किए थे, आज भी हम फिलर्स करने वाले हैं। बेसिकली वोकैबुलरी की क्लास होने वाली है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो एग्जामिनेशन में आते हैं उनको हम फिलर्स के क्वेश्चंस की हेल्प से वोकैबुलरी को इम्प्रूव करेंगे। जितने भी बच्चों ने अभी तक परफेक्शन बैच को ज्वाइन नहीं किया है वो आज के आज हर हालत में ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि जितना डिले करोगे उतना ही पीछे रह जाओगे। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर एग्जामिनेशन में आएगी, और मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश की क्लासेस में आ रहे हैं रेगुलर। लाखों बच्चे परफेक्शन बैच को रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उनसे बहुत पीछे रह जाओगे। कंपटीशन में हर कोई है, तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, डिफेंस की कर रहे हो, उसमें इंग्लिश आती है और आप चाहते हो कि आप इंग्लिश में फुल मार्क्स स्कोर करो, तो मेक श्योर करो कि आप आज के आज ही परफेक्शन बैच में रेगुलरली आओ।
2 चीज़ें आपको रेगुलरली करनी होती है अगर आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो, एडिटोरियल और परफेक्शन। 2 से ढाई घंटा रोज़ मुझे दे दो, आई कैन अश्योर यू कि मैं आपकी इंग्लिश बहुत बहुत इंप्रूव कर दूंगी। बट उसके लिए आपको 2 से ढाई घंटा इंग्लिश को रेगुलरली देना पड़ेगा। कोड आपका NB60 लग जाएगा, आपको 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा सिर्फ 1400 रुपीज़ में। दैट मीन्स 120 रुपीज़ पर मंथ से भी आपको कम पड़ता है। 120 रुपीज़ पर मंथ में आपको हर रोज़ परफेक्शन मिलेगा। सारी की सारी रिकॉर्डेड, सारी की सारी लाइव, जितनी आज तक क्लासेस हुई हैं, जितने अगले महीने तक, अगले साल तक होंगी, सारी क्लासेस आपको इस अमाउंट में मिल जाएगी। यहाँ से स्कैन करके आप डायरेक्टली क्लासेस में आ सकते हो। येस ऑफिसर एप्लीकेशन पे क्लासेस होती है। इंग्लिश एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन आपको लेना होता है। अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, कंप्लीट बैंकिंग की तैयारी करनी है। बैंकिंग एग्जाम्स इकलौते ऐसे एग्जाम्स हैं जिनमें हर साल भर भर के वैकेंसीज आती हैं, हर साल सिलेक्शन होते हैं और 6 से 7 महीने के अंदर आपका सिलेक्शन भी हो जाता है। अच्छी खासी सैलरी आपको मिलना शुरू हो जाती है। क्लर्क की अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो 40 से 50 हज़ार की रेंज में आपको सैलरी मिलना शुरू हो जाता है। अगर मैं PO की बात करूँ तो 80,000 तक सैलरी जाती है। इसमें भी अगर मैं SBI PO की बात करूँ तो 1 लाख से ऊपर भी सैलरी चली जाती है। तो अच्छी खासी सैलरीज आपको मिलती है विद इन 6 to 7 मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन। और एक नहीं, पूरे साल में 6 सात आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। एक में नहीं हुआ तो दूसरे में हो जाएगा, दूसरे में नहीं हुआ तो तीसरे में हो जाएगा। तो डोंट स्किप इट, डोंट मिस इट। आज से तैयारी स्टार्ट करो। अभी बहुत सारी वैकेंसीज आ रखी हैं। कोर्स सफलता लगाना, कंप्लीट क्लासेस में आना स्टार्ट करो और अपनी तैयारी को स्टार्ट करो। कोई डाउट, कोई क्वेरी होगी, आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल से इनको ज्वाइन कर लो, यहाँ सारी PDF, सारी मैगजीन्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, क्लास का मुझे फीडबैक ज़रूर देना, क्योंकि आपका फीडबैक मुझे बहुत हेल्प करता है। मुझे ज़रूर बताइएगा आज की क्लास आपको